हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा इंग्लिश का डे 5 है जिसमें हम एडजेक्टिव डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव से किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं स्पॉटिंग द एरर फॉर्म में। यदि एडजेक्टिव से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो कौन सा क्वेश्चन बनता है कि आपको स्टेटमेंट गिवन रहती है, 4 स्टेटमेंट गिवन रहती है और आपको बताना रहता है कौन सा इनकरेक्ट है या फिर कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। इस प्रकार के क्वेश्चन एडजेक्टिव से पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, उसको आपको याद रखना है। सबसे पहला रूल बोलता है लेस, लिटिल, फ्यू और फ्यूअर के बारे में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है यदि कहीं पे लिखा है लेस और लिटिल तो वो कहाँ किसके लिए हमेशा यूज़ होगा, आपको याद रखना है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते हो। कहाँ यूज़ होगा? लेस, लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा। यदि कोई सेंटेंस है वहाँ पे आप यदि गिनती नहीं कर सकते, यानी कि कोई नंबर नहीं लिखा है, गिनती ना कर पाना मतलब क्या है? नंबर ना लिखा होना। एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन एक बार दिमाग में बैठा लो, जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है यानी कि वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसको आप गिन नहीं सकते हो, तो वहाँ पे आपको बस आँख बंद करके लेस, लिटिल लिख देना है। ठीक है, और फ्यू और फ्यूअर कहाँ यूज़ होगा? जिसको आप गिन सकते हो, यानी कि काउंटेबल नाउन से। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यदि आपके सेंटेंस में लिखा, यदि आपको सेंटेंस गिवन है कि देयर वर नो लेस देन 50% इन द डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल में 50 लोगों से कम लोग नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप 50% बता दिए हो, यानी कि नंबर बता दियो, आप गिन सकते हो, तो वो क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो क्या लेस यहाँ पे सही है? नहीं है। अभी क्यों हमने क्या पढ़ा कि लेस, लिटिल तो अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते। तो यहाँ पे किससे रिप्लेस करना है? आपको फ्यूअर से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आप लेस की जगह पे क्या लगा दोगे? फ्यूअर लगा दोगे, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा सही, यानी कि देयर वेर नो फ्यूअर देन 50% इन द डाइनिंग हॉल, यानी कि 50 लोगों से कम लोग नहीं थे डाइनिंग हॉल में। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अभी हमने देखा लेस, लिटिल, फ्यू, फ्यूअर के बारे में। अब आ जाइए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। ये कब यूज़ होता है? अभी मैंने बताया कि ये तो फ्यू जो है, फ्यू फैमिली का जो भी है वो काउंटेबल नाउन के लिए है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, ये कब, कहाँ के, किस तरह से यूज़ होते हैं उसको देख लेते हैं हम। एडजेक्टिव से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे सीजी व्यापम हो, चाहे पीएससी हो, सबसे क्वेश्चन इसमें से बनते ही हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिए। फ्यू, फ्यू मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, यानी कि बिल्कुल नहीं। क्या मैंने कहा? फ्यू कब यूज़ होगा? जब आपका कहीं पे मीनिंग निकल रहा है नहीं, नहीं का। ठीक है, अ फ्यू क्या कब यूज़ होगा? जब आपका मीनिंग निकलेगा कुछ मात्रा में। क्या? कुछ मात्रा में, यानी कि थोड़ा बहुत। ठीक है, ध्यान से सुनो। द फ्यू कब निकलेगा? द फ्यू भी कुछ मात्रा में, लेकिन वो जो मात्रा है वो पर्याप्त है। ठीक है, यानी कि मान के चलिए मेरे पास 4 रोटी है और मुझे 4 रोटी की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? यदि आपके पास 2 रोटी है तो आपको 2 रोटी की आवश्यकता है, वो भले ही कम है लेकिन आपको आवश्यकता ही केवल उतनी की है। बस आपका पेट 2 रोटी में ही भर जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द फ्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ए फ्यू कब आया? जब थोड़ी मात्रा में है, यानी कि कुछ तो है लेकिन वो थोड़ा सा है। और फ्यू कब आया? फ्यू तब आता है जब बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर। आपको ये सेंटेंस गिवन है, इसका मतलब होता है उन्होंने जो कुछ टिप्पणी की वह मेरे भाई के लिए अपमानजनक थी। इसका मीनिंग क्या निकलता है, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि उसने जो कुछ टिप्पणी की वह मेरे भाई के लिए अपमानजनक है। अपमानजनक था, वर है ना, अपमानजनक था।
तो आपके पहले बोल करके देखो, कुछ टिप्पणी की, तो फ्यू का मतलब तो देखें बिल्कुल नहीं, यानी कि कुछ टिप्पणी किए ही नहीं है, तो अपमानजनक क्या लग गया, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे बोलने का मतलब निकल रहा है, सेंटेंस से मीनिंग ये आ रहा है कि कुछ तो किए हैं, तो कुछ तो किए हैं तो क्या आता है, द फ्यू। कुछ किए हैं लेकिन उतना ही पर्याप्त है। आपने जो कुछ भी बोला है वह मेरे लिए अपमानजनक लग रहा है मुझे। इस तरह से हम बोलते हैं ना कि योर वर्ड्स वर ऑफेंसिव टू मी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो कुछ भी टिप्पणी कर रहे हो वो मेरे लिए अपमानजनक है, यानी कि उन्होंने तो कुछ बोला और वो जितना बोला वो मेरे सुनने के लिए पर्याप्त था, यानी कि मेरा अपमान करने के लिए वो पर्याप्त है। तो आपका फ्यू किससे रिप्लेस होगा, द फ्यू से। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, ये जो आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लूसेंट उठा करके या आपके पास जो भी ब्लैक बुक है या एसपी बख्शी, यानी कि जो भी बुक है आपके पास में, आप उससे पूरा रूल्स पढ़ डालो, नहीं। मैं आपको जितना बता रही हूँ, देखिए बहुत अंतर होता है। आप खुद से पढ़ेंगे कोई टॉपिक, आपको घंटा 2 घंटा लग जाएगा, और यही आपका वर्क मैं यदि कर रही हूँ तो आप केवल वीडियो की ड्यूरेशन जितनी है आप उतने में समझ जाओगे। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए, आप एक बात याद रखो कि इस साल और अगले साल पूरा भर भर की वैकेंसी आने वाली है। व्यापम के द्वारा बहुत सारी, व्यापम हो पीएससी के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी रिलीज होने वाली है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये 2 साल। आपको ये 2 साल में किसी भी तरह से कोई ना कोई एग्ज़ाम तो निकालना है, और आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश तो पूछा ही जाता है। तो ऐसे मत पढ़ो अरे कि मतलब इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपने मन बना लिया पीएससी देने का, तो आपको तो 50 नंबर पाना ही है ना, कि उसको वेस्ट करना है, नहीं करना है ना। तो 50 नंबर में कुछ तो पाओगे, तो उसके लिए आपको ये सब ही पढ़ना है। आप कहीं भी चले जाओ, बिना इसके तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको मैं जितना बता रही हूँ आप केवल इतना पढ़ लो ना, तो भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे क्या है, ये सीख गए, क्या सीख गए, फ्यू सीख गए, अ फ्यू सीख गए और द फ्यू सीख गए। ठीक है, अब आता है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। इसमें क्या अंतर आता है और ये क्यों यूज़ कहाँ पे किस तरह से होते हैं, इसको देख लेते हैं। लिटिल, यदि कहीं पे लिटिल लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका मीनिंग हो रहा है नेगेटिव मीनिंग। नेगेटिव मीनिंग यानी कि नहीं, क्या, नहीं। ठीक है, नेगेटिव मीनिंग आ रहा है नहीं का। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही हैज़ लिटिल होप ऑफ रिकवरी। यदि यहाँ पे लिखा है ही हैज़ लिटिल होप ऑफ रिकवरी, इसका मतलब होता है कि उनके ठीक होने के चांस नहीं हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ही हैज़ लिटिल होप ऑफ रिकवरी, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही कम चांस है उनके ठीक होने के। इसका मतलब यानी कि ये नहीं को, यहाँ पे ये नहीं का सूचक है। ठीक, कौन सा, लिटिल। यदि ए लिटिल आता है तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव मीनिंग। पॉजिटिव मीनिंग मतलब कि कुछ तो है लेकिन कुछ है, बस इतना जान लो, बहुत ज़्यादा नहीं है बट कुछ तो है, पॉजिटिव मीनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ही हैज़ अ लिटिल होप ऑफ रिकवरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि चांसेस हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, यानी कि उनकी रिकवरी हो सकती है, कुछ उनकी रिकवरी हो सकती है, चांसेस हैं। ये क्या बोल रहा है, बिल्कुल चांस नहीं है उनके ठीक होने की, लेकिन ये बोला कुछ तो चांस हैं उनके ठीक होने के। ठीक है, फिर आता है द लिटिल। द लिटिल मतलब होता है नॉट मच बट ऑल देयर इज, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जो है वो पर्याप्त है। द लग गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जो है पर्याप्त है। एग्जाम्पल से समझते हैं, डू नॉट वेस्ट द लिटिल एनर्जी यू हैव। जो भी एनर्जी आपके पास है उसको व्यर्थ मत गवाओ, यानी कि आपके पास बहुत एनर्जी तो नहीं है लेकिन जितनी है वो आपके लिए पर्याप्त है, कम से कम उसको ही तो वेस्ट मत करो। इसमें बोलने का मतलब ये निकला। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में, इसको समझना ही पड़ेगा आपको अल्टीमेटली, क्योंकि एग्जाम में आते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एनी और सम। एनी सम में अक्सर हमसे गलत हो जाते हैं, हम हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे एनी लगाएं और कहाँ पे हम सम लगाएं। तो समझते हैं कि कहाँ पे क्या लगता है। ठीक है,
एनी कहाँ पे यूज़ होता है? तो एनी हमारा नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। कहाँ? नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नेगेटिव मतलब जहाँ पे मीनिंग ना निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जो भी वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। एग्जाम्पल से, आई शैल नॉट बाई एनी मटीरियल फ्रॉम दिस शॉप। मैं इस दुकान से कुछ भी नहीं खरीदूंगा। आई शैल नॉट बाई एनी मटीरियल फ्रॉम दिस शॉप। ठीक है, नहीं बोल रहा है ना, मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगा। फिर बोल रहा है, डू यू हैव एनीथिंग टू टेल मी? क्या तुम्हारे पास कुछ बोलने को है? क्या तुम्हारे पास कुछ बोलने को है? तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है और यहाँ पे नहीं बोल रहा है, तो हम क्या यहाँ पे पढ़े हैं, हम ऐसी स्थिति में एनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में एनी का यूज़ करते हैं। तो फिर सम कब यूज़ करेंगे देखते हैं। सम हम एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पे एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा रहता है या फिर पॉजिटिव मीनिंग देता है कोई सेंटेंस, वहाँ पे हम सम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई शैल बाई समथिंग मटीरियल फ्रॉम द शॉप। मैं इस दुकान से कुछ खरीदूंगा। मैं इस दुकान से कुछ खरीदूंगा। समथिंग मटीरियल फ्रॉम दिस शॉप, कुछ खरीदूंगा। आपने क्या बोला है? एक पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि कुछ खरीदूंगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आई हैव समथिंग टू टेल मी। आई हैव समथिंग टू टेल यू आना चाहिए, है ना, मी नहीं आएगा यहाँ पे। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास तुम्हें कुछ बोलने को है। नहीं तो नहीं बोल रहा है ना, यहाँ पे तो एक नॉर्मल सेंटेंस बोला है, यानी कि पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है। मेरे पास तुम्हें कुछ बोलने को है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? सम यूज़ करेंगे। समथिंग, है ना, सम यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पे बोल रहा है नहीं और जहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? एनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम और भी अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, फिर आता है लेकिन एक्सेप्शनल। मैंने क्या बताया था आपको कि इंग्लिश इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शनल, यानी कि लेकिन, परंतु, किंतु, इस तरह के बहुत सारे इसमें रूल बनते हैं। वो क्या है उसको देख लेते हैं। हाउएवर इफ द क्वेश्चन इज अ रिक्वेस्ट और अ कमांड, सम रिप्लेसेस एनी। इसका मतलब ये है, यदि कहीं पे आपको रिक्वेस्ट करना है किसी से, ठीक है, या फिर आप कमांड दे रहे हो, तो आप क्या यूज़ करोगे? वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? ऐसे क्वेश्चन में अभी हमने क्या पढ़ा? जहाँ पे भी क्वेश्चन है वहाँ पे हमको एनी यूज़ करना है। लेकिन ये रूल बोलता है ऐसे क्वेश्चन जो रिक्वेस्ट की बात करें या फिर कमांड दे रहे हों, ऐसे क्वेश्चन जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कमांड दे रहे हों, तो वहाँ पे सम यूज़ करेंगे, ना कि एनी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कैन आई बाई समथिंग फ्रॉम योर शॉप? क्या मैं आपकी दुकान से कुछ खरीद सकता हूँ? क्या मैं आपकी दुकान से कुछ खरीद सकता हूँ? तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? समथिंग। जबकि हमने तो पढ़ा कि क्वेश्चन मार्क में एनी यूज़ करना है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये पूछ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, क्या मैं तुम्हारी दुकान से कुछ खरीद सकता हूँ? रिक्वेस्ट है, ये याचना कर रहा है, पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? समथिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, और यदि ये बोलता है कैन आई हैव सम मनी, यानी कि कमांड दे रहा है, कैन आई हैव सम मनी, क्या मुझे कुछ पैसे मिलेंगे? क्या मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, यानी कि हस्बैंड आस्क टू हिज वाइफ, क्या मुझे कुछ पैसे मिलेंगे? तो यहाँ पे वो कमांड दे रहा है, यानी कि उसे चाहिए। ठीक है, कैन आई हैव सम मनी, कैन आई हैव सम मनी। ठीक है, तो कमांड और रिक्वेस्ट की जब क्वेश्चन बोलता है तो वहाँ पे एनी की जगह पे हमको सम यूज़ करना है। ये एक एक्सेप्शनल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या रूल है? आगे रूल है लेट, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट में डिफरेंस। ठीक है, एडजेक्टिव जो हमको पढ़ना रहता है वो कंफ्यूजिंग वर्ड के फॉर्म में पढ़ना रहता है। ठीक है, एडजेक्टिव जो विशेषण होते हैं वो तो क्वालिफाइंग होते हैं, जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। बट इस तरह के क्वेश्चन आपके स्पेशली बैंकिंग में आते हैं, जहाँ पे हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइज करना रहता है। आपके सीजी व्यापम में उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं आपको उस पैटर्न के क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा गया है। सीजी व्यापम में और सीजी पीएससी में मैं उस तरह के क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। ठीक है,
सीजी पीएससी और सीजी व्यापम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एडजेक्टिव से, वैसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको। तो लेटर और लेटेस्ट, क्या क्या, लेटर हो गया और लेटेस्ट हम कब यूज़ करेंगे उसको देखते हैं। जो लेटर होता है और लेटेस्ट होता है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसको आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। आगे सुनिए पहले ध्यान से, है ना। और जो लेटर होता है और लास्ट होता है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बस सुन लो, आगे समझ में आगे आएगा आपको। लेटर का उल्टा होता है, जो लेटर लिखा है उसका उल्टा होता है फॉर्मर। ये अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। क्या है? अपोजिट्स हैं। यहाँ से आपको समझना है, क्या समझना है? जो लेटर होता है, जैसे कि फॉर्मर मतलब क्या होता है, यानी कि पहले। फॉर्मर मतलब होता है पहले, ठीक है। और लेटर का मतलब होता है लेटर, ठीक है। ये वाला लेटर, इसका मतलब होता है बाद में, बाद में, ठीक है, बाद में। फिर उसके बाद आता है लास्ट। लास्ट का उल्टा क्या हुआ? फर्स्ट। लास्ट का उल्टा होता है फर्स्ट। फिर लेटर का उल्टा होता है अर्लियर। अर्लियर का मतलब भी होता है पहले और लेटर का मतलब होता है बाद में। हर जब पूरा कन्फ्यूजन किस तरह से हमको होता है वो आप सुनो, ठीक है। लेटेस्ट का मतलब होता है नया। लेटेस्ट, कुछ अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है वो बताओ। अर्लीस्ट का मतलब होता है पहले, यानी कि लेटेस्ट और अर्लीस्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट होता है। ये तो पूरा सब पहले बाद फर्स्ट आ गया, लास्ट आ गया, यहीं पे तो कन्फ्यूजन है, यही तो कन्फ्यूजिंग वर्ड कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। अब ये लिखा है यहाँ पे, द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी वॉज वेरी एंटरटेनिंग बट द लेटर वॉजंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मूवी का पहला पार्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट है, यानी कि बाद वाला, पोजीशन को बताया। क्या बताया आपको? यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? देखिए, लेटर यूज़ हो रहा है। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि लेटर जो है पोजीशन को रिप्रेजेंट किया है, पोजीशन, ठीक है। बाद वाला, मूवी का पहला पोजीशन, यानी कि पहला पोर्शन जो था वो तो अच्छा था, लेकिन बाद वाला अच्छा नहीं था। इसका मतलब ये है, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपने क्या यूज़ किया है? लेटर यूज़ किया है, बाद वाला, ठीक है। फिर आता है, टेम्पेस्ट वॉज द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। अब टेम्पेस्ट वॉज द लास्ट बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट को मैंने आपको क्या बताया कि लेटर और लास्ट दोनों पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट नाम का जो प्ले था वो उनका लास्ट, अंतिम प्ले था, ठीक है। अंतिम प्ले था किसका? शेक्सपियर का। अंतिम, आपने पोजीशन बता दी, यानी कि अंतिम वाला। यहाँ पे भी मूवी का कौन सा हिस्सा आपको अच्छा नहीं लगा है? अंतिम वाला पोर्शन, अंतिम वाला अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे जब आप अंतिम को रिप्रेजेंट करोगे तो आप क्या बोलोगे? लेटर या लास्ट बोलोगे, अंतिम, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? ही केम लेटर देन मी। ही केम लेटर देन मी, ये मुझसे बाद में आया, ये मुझसे बाद में आया। अब बाद बता रहे हो, यानी कि आप क्या बता दिए? आप टाइम को बता रहे हो ना। बाद कैसे बोल रहे हो? यानी कि टाइम, आप पहले आ गए और वो आपसे बाद में आया, तो आपने यहाँ पे टाइम को बताया। तो आपने क्या आपको जब टाइम बताना है तो आप क्या यूज़ कर रहे हो? लेटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये वाला नहीं यूज़ करोगे, ये वाला यूज़ करोगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा, बट स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चों को कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। फिर आता है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। अभी हम अक्सर क्या बोलते हैं? लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई हुई है? लेटेस्ट न्यूज़ क्या हुई? अभी क्या आई हुई है न्यूज़? अभी फिर से अभी क्या आई हुई है न्यूज़? अब यानी कि आप क्या आप फिर से टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। हाल ही में अभी कौन सी न्यूज़ चल रही है, इस तरह के हम शब्द वाक्यों का यूज़ करते हैं ना। लेटेस्ट न्यूज़ अभी क्या है, तो
तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जब आपको टाइम बताना है तो आप लेटर और लेटेस्ट यूज़ करोगे, लेकिन यदि आपको अंतिम छोर, अंतिम हिस्सा बताना है तो आप लेटर और लास्ट का यूज़ करोगे। आई होप क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल से। नहीं समझ में आया होगा तो रिपीटेड मोड में देखना। और इसीलिए मैंने आपसे बताया कि कोई भी चाहे आप पेपर उठा करके देख लो, अपने सिलेबस का प्रैक्टिस, ये सभी प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आप चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किसी भी काम का नहीं, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इनकी, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अदर आता है और अनदर आता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है उसको देख लेते हैं। जो अदर होता है वो सेकेंड ऑफ द टू होता है, और जो अनदर होता है वो एडिशनल होता है। क्या होता है? एडिशनल होता है। इसको समझते हैं हम लोग। अब मान करके चलो कि आप सभी ने पेपर दिया है, ठीक है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, ठीक है। आपको ओरिजिनल शीट दी गई है। पहले समझो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपको ओरिजिनल शीट दी गई, ठीक है। आपको दी गई ओरिजिनल शीट, फिर उसके बाद आपने देखा कि आपकी शीट फटी हुई है। आप खड़े हुए, आप बोलोगे मैम मुझे अदर शीट दो। क्या बोलोगे? मैम आप मुझे अदर शीट दो। इसका मतलब आपने कहा मुझे कोई दूसरा दो। क्या बोले हो आप? मुझे कोई दूसरा दो, ठीक है। समझ में आया? अदर आपने कब यूज़ किया है? जब आपको दो में से कोई दूसरा चीज़ चाहिए, ठीक है। आपको दो में से कोई दूसरा चीज़ चाहिए तो आपने अदर का यूज़ किया। अब अनदर का यूज़ कब करोगे उसको भी देख लेते हैं। अनदर का यूज़ कब करते हैं उसको देखते हैं। अब ओरिजिनल शीट तो आपके पास है, अब आपकी शीट भर गई है, अब आपको सप्लीमेंट्री शीट चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? मैम मुझे अनदर शीट दो। मैम मुझे अनदर शीट दो। इसका मतलब ये है अब आपके पास ओरिजिनल तो है, साथ में यहाँ पे आपको एडिशन करना है, अपनी ओरिजिनल शीट में एडिशन करना है। तो आप क्या बोलोगे? मैम मुझे अनदर शीट दो। समझ में आ रहा है? जब आपको किसी दो में एक को बताना है तो आप बोलोगे अदर। यदि आप दुकान में गए और बोल रहे हो, आपको पेन दिखाई गई और आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप बोलोगे मुझे कोई अदर पेन दिखाओ, यानी कि कोई दूसरा दिखाओ। बट आपको पेन दिखाई गई और आपको वो पेन बहुत अच्छी लग गई और आप चाहते हो एक और वैसा ही ले लो, तो आप बोलोगे कि भैया मुझे अनदर पेन दिखाओ। क्या बोलोगे? भैया मुझे अनदर पेन दिखाओ। समझ में आ रहा है? यानी कि जब कहीं एडिशन की बात होगी तो आप अनदर का यूज़ करोगे, और जहाँ पे आप बोल रहे हो कि नहीं कोई दूसरा चीज़ आपको चाहिए तो आप अदर का यूज़ करोगे। आई होप यहाँ से बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल से एक बार देख लेते हैं कि कॉल द अदर हु इज़ विथ यू। उस दूसरे को बुलाओ जो तुम्हारे साथ है। उस दूसरे को बुलाओ जो तुम्हारे साथ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लिखा है देयर इज अनदर बॉय ऑल्सो हु वॉन्ट टू मीट यू। यहाँ पे मैं किसी से मिलने गया हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक दूसरा लड़का भी है जो आपसे मिलना चाहता है। मैं तो हूँ, साथ में एक दूसरा भी है जो आपसे मिलना चाहते हैं। देयर इज अनदर बॉय ऑल्सो हु वॉन्ट टू मीट यू। समझ में आ रहा है? आई होप यहाँ से क्लियर होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अदर और अनदर में, और कंफ्यूजिंग वर्ड है ये, ठीक है। तो याद रखोगे कि मैंने आपको बताया क्या है, तो मे बी यहाँ से आपको चीज़ें अपने आप को इमेजिन करना ना, आप सभी ने एग्ज़ाम दिया है तो आप उस चीज़ से रिलेट कर सकोगे और समझ सकोगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एल्डर और ओल्डर। इसका मतलब क्या होता है? एल्डर और ओल्डर। तो एल्डर हो जाए या एल्डेस्ट हो जाए, ये हमेशा केवल और केवल हम ब्लड रिलेशंस में यूज़ करते हैं। ब्लड रिलेशन मतलब आप अपने सिबलिंग्स के लिए बस यूज़ करते हो, सगी भाई बहनों के लिए ही बस एल्डर और एल्डेस्ट यूज़ होते हैं। फिर आता है हमारा ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट। तो हम इसको किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी वस्तु के लिए यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? वॉट आई एम सेइंग, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब भी एल्डर या एल्डेस्ट यूज़ करोगे तो आप केवल अपने सिबलिंग्स के लिए यूज़ करोगे। सिबलिंग्स मतलब होता है जिनके साथ आपका खून का संबंध है। आपके सगे भाई बहन के लिए बस केवल एल्डर और एल्डेस्ट यूज़ होता है, जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है। बट हम ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई थिंग हो।
ठीक है, या कोई पर्सन हो या कोई वस्तु हो, हम उसके साथ ओल्ड ओल्डेस्ट यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। माई फ्रेंड इज़ ओल्डर देन मी, मेरा दोस्त मुझसे बड़ा है। मेरा दोस्त मुझसे बड़ा है, बड़ा का मतलब तो ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है, लेकिन आपको दोस्त को बताना है। दोस्त के साथ तो आपका मतलब कि नॉर्मली मतलब हम बोलते ज़रूर हैं कि मेरे पापा मेरे दोस्त हैं, मेरा भाई मेरा दोस्त है, बट एग्जैक्टली दोस्त जो होता है उनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन तो नहीं होता ना। तो ब्लड रिलेशन जब नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड इज़ ओल्डर देन मी, मेरा दोस्त मुझसे बड़ा है। ठीक है, फिर आई एम हिज एल्डर ब्रदर, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। तो आपने क्या यूज़ किया, एल्डर और यहाँ पे ओल्डर। ठीक है, आई होप यहाँ से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव्स आर नॉट यूज्ड। इसका मतलब क्या है समझते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, समझ में आएगा। आई होप आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पता होगा। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट सभी को पता होगा, सभी ने पढ़ा है गुड बेटर बेस्ट, है ना। गुड बेटर बेस्ट ये होता है कंपैरेटिव और ये होता है सुपरलेटिव डिग्री, आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। शी इज़ द मोस्ट प्रीटिएस्ट गर्ल, शी इज़ द मोस्ट प्रीटिएस्ट गर्ल, ये बहुत ही सुंदर लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या है कि डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव कभी यूज़ नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे गलती क्या है, इसका मतलब यहाँ पे गलती है, हमने क्या किया है, दोनों सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर लिया। देखिए IST यहाँ पे आया और मोस्ट आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रूल बोलता है कि आपको दोनों को साथ में यूज़ नहीं करना है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा शी इज़ द मोस्ट प्रिटी गर्ल, ये बहुत ही सुंदर लड़की है। शी इज़ द मोस्ट प्रिटी गर्ल, प्रीटीएस्ट नहीं बोलोगे, डबल सुपरलेटिव यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, ये सही होगा और ऊपर वाला गलत। फिर आता है नेक्स्ट सेंटेंस, दिस बॉय इज़ मोर स्वीटर देन दैट बॉय, ये लड़का उस लड़के से ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे अगेन क्या यूज़ हो गया है, दो कंपैरेटिव एक साथ यूज़ हो गए वैसा, लेकिन रूल बोलता है कि दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव को एक साथ मत यूज़ करो, एक को हटा दो। यानी कि आप मोर को यहाँ से हटा दो, दिस बॉय इज़ स्वीटर देन दैट बॉय, ये लड़का उस लड़के से अच्छा है, ये लड़का उस लड़के से अच्छा है। स्वीटर का मतलब अपने आप में होता है बहुत अच्छा है ना। तो क्या बोला गया है कि आप एक को हटा दो, तब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, इन कंपैरेटिव केस अदर इज यूज्ड विथ देन। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपैरेटिव का कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो कंपैरिजन यदि आप कहीं पे कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपको, जैसे मैंने कल क्या बताया था, यदि आप लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया होगा प्रोनाउन का, जो प्रोनाउन का आया था कल का मतलब कि जो भी प्रीवियस सेशन था प्रोनाउन का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बोथ एंड एक साथ यूज़ होते हैं, जैसे कि आइदर और एक साथ यूज़ होते हैं, नाइदर नॉर एक साथ यूज़ होते हैं, वैसे ही बोथ और एंड एक साथ यूज़ होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। सिमिलरली यहाँ पे रूल बोल रहा है कि अदर और देन एक साथ यूज़ होंगे, किसमें, कंपैरेटिव में, किसमें, कंपैरेटिव में। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन हिज क्लासमेट, ये अपने जो भी सहपाठी हैं उनमें से ज़्यादा होशियार है। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन हिज क्लासमेट्स। रूल क्या बोलता है, आपने यदि दैन यूज़ किया है तो आपको अदर यूज़ करना है, यदि आपने दैन यूज़ किया तो आपको अदर यूज़ करना है। तो इसीलिए यहाँ पे देन आया, तो ये गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे अदर नहीं था। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिज अदर क्लासमेट्स, अपनी अन्य सहपाठियों से, अन्य सहपाठियों की तुलना ये ज़्यादा होशियार है, अन्य सहपाठियों की तुलना ये ज़्यादा होशियार है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, फिर बट हमेशा आ जाता है इसमें, कहाँ पे आया है देख लेते हैं। ठीक है, बट द फॉलोइंग कंपैरेटिव एडजेक्टिव आर फॉलोड बाय, ये होगा प्रीपोजिशन लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, प्रीपोजिशन लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि
कुछ ऐसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव हैं जो कि जहाँ पे हम अदर यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पे अदर देन यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। प्रीपोजिशन कौन सा? टू यूज़ करेंगे। और वो कौन से ऐसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव हैं उनको आपको याद करना है, और वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, जूनियर, सीनियर। पहले याद करो, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रिफर, प्रिफरेबल, एल्डर, यंगर और प्रायर। ठीक है, ये कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव हैं जो बोलते हैं कि हम अदर देन को नहीं लेते, हम अपने साथ में टू को रखते हैं। किस तरह से रखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है, ध्यान से सुनो। ही इज सीनियर टू मी, यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे ही इज सीनियर देन मी। एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, देन लिखा होता है और हम वाओ ये तो पढ़ने में बहुत सही लग रहा है, तो हम वहाँ पे टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। सीनियर कभी भी देन को नहीं लेता, क्योंकि रूल बोलता है सीनियर के बाद में टू लगा दो तो वो सही हो जाएगा। ही इज सीनियर टू मी। ठीक है, फिर आता है इसी तरह से जो भी यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं वो सब टू को लेते हैं अपने साथ में, अदर देन को नहीं लेते हैं। ठीक है, आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी, बट हमको पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है आई प्रिफर टी देन कॉफ़ी। यहाँ पे हमको पढ़ने में तो देन अच्छा लग रहा है, बट नहीं, वो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, आई प्रिफर टी टू कॉफ़ी। मैं टी प्रिफर करता हूँ, ना कि कॉफ़ी। कॉफ़ी की तुलना में, कॉफ़ी की अपेक्षा में मैं टी प्रिफर करता हूँ, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या, ये कंपैरेटिव का हमने देख लिया। अब आता है सुपरलेटिव केस। सुपरलेटिव केस में क्या होगा, अदर इज नॉट यूज्ड। देखिए, अभी हमने कंपैरेटिव का देखा जो बोला कि अदर यूज़ करो, अदर और देन यूज़ करो। ठीक है, कंपेयर करने के लिए अदर देन का यूज़ करो। यदि देन लिखा है तो अदर को ज़रूर लगाना, कंपैरेटिव बोला। लेकिन बोला कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अदर देन को यूज़ ना करके प्रीपोजिशन टू को लेते हैं, और वो हैं सुपीरियर, इन्फीरियर, यंगर, एल्डर, प्रायर। ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो कि अदर देन को ना लेकर के टू को लेते हैं। अब आता है सुपरलेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव केस, जो बोलता है कि हम अदर के साथ में नहीं रहते, हम अदर के साथ में नहीं रहते। तो हम कैसे रहते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। समुद्रगुप्त वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द किंग्स ऑफ हिज टाइम। क्या लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त जो है अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा था, अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा था, मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द किंग्स ऑफ हिज टाइम। अब यहाँ पे हम क्या डाल देंगे एक्स्ट्रा में, समुद्रगुप्त वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द किंग्स ऑफ हिज टाइम। तो हम क्या करेंगे, समुद्रगुप्त वॉज द मोस्ट पावरफुल अदर देन ऑल द किंग्स ऑफ हिज टाइम। हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा हमको कंपैरिजन का केवल एक ही चीज़ याद है, अदर देन नहीं। सुपरलेटिव केस क्या बोलता है कि सुपरलेटिव केस जब भी रहेगा, यानी कि जब मोस्ट रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे हमको अदर देन का यूज़ नहीं करना। सिंपल, केवल इतना ही रूल है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, when two adjectives qualify the same noun, both the adjectives should be represented in the same degree। इसका मतलब क्या है, ये जो भी सेट है इंपॉर्टेंट रूल्स ही हैं, केवल उतने ही बताए गए हैं। यदि आप अपनी बुक में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रूल आपको पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने कंपाइल किया है वो केवल एग्ज़ाम में एग्ज़ाम रेलेवेंट केवल इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है, इसलिए इनको ऐसा मत समझना कि बहुत सारा याद करना है, ये बहुत कम याद करना है आपको, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोलता है, व्हेन टू एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन, बोथ द एडजेक्टिव शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम डिग्री। इसका मतलब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ही इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट मिनिस्टर ऑफ आवर टाइम। ही इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट मिनिस्टर ऑफ आवर टाइम। ये गलत सेंटेंस हुआ, कैसे, क्योंकि ये बोलता है कि सेम डिग्री में लाओ। यदि कोई भी एडजेक्टिव जो है सेम नाउन को क्वालिफाई द सेम नाउन, एडजेक्टिव का काम ही क्या है, सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। द वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव्स। तो ये बोल रहा है कि व्हेन
कोई यदि दो एडजेक्टिव यदि एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए सेम डिग्री का ही यूज़ करना है। समझते हैं। ही इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट, यहाँ पे मोस्ट नहीं था इसीलिए ये गलत था। ये बोल रहा है जब आपने एक जगह पे सुपरलेटिव का यूज़ किया है तो यहाँ पे भी तो बताओ सुपरलेटिव तो डालो, यानी कि द मोस्ट ऑनेस्ट डालो, द मोस्ट डालो। जब आपने यहाँ पे सुपरलेटिव को यूज़ कर लिया तो यहाँ पे भी तो सुपरलेटिव को यूज़ करो। इसका मतलब ये है, ठीक है, समझना है आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड मी फ्यू बुक्स डेट माइट हेल्प मी इन द स्टडीज़, नो एरर। मैंने रिक्वेस्ट किया, किससे? मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ बुक दे दो जो कि मुझे पढ़ाई में मदद करेगी। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ बुक दे दो। कुछ बोला जा रहा है, कुछ समझो मैं क्यों इतना यहाँ पे किसी भी चीज़ को एम्फसाइज करूँ। कुछ, ये मांग तो कुछ रहा है बट लिखा तो बिल्कुल नहीं है। फ्यू को मैंने आपको अभी बताया, फ्यू जहाँ भी लिखा है नहीं होता है, यानी कि नथिंग फ्यू लिखा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ई जोड़ देना है। कुछ चाहिए, कुछ बुक। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया, मैंने उससे प्रार्थना की कि मुझे कुछ बुक दे दो जो मुझे पढ़ाई में मदद करेगी। तो वो कुछ तो बोल रहा है लेकिन लिखा तो नहीं है, तो आपको क्या ऐड कर देना है यहाँ पे? ए। तो यानी कि यहाँ पे यदि आप बोलोगे एरर किस पार्ट में है तो एरर बी में है, और क्या एरर है तो यहाँ पे इंसर्ट कर दो ए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किस में पूछे जाते हैं? व्यापम अपना ट्रेंड बदल रहा है तो व्यापम में भी पूछे जाते हैं, पीएससी में भी पूछे जाते हैं, बैंकिंग एसएससी में तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं ये, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। यहाँ पे आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, या फिर एरर है तो वो क्या एरर है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हम, योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। आपको ये समझना है कि यहाँ पे एरर डायरेक्टली मैं आपको बताती हूँ कि एरर जो है बी पार्ट में है, और वो क्या एरर है ध्यान से सुनो, ठीक है। एक्सीड का खुद का मतलब होता है मोर देन। यहाँ पे मीनिंग ये हुआ कि आपका जो निबंध है वो 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। एक्सीड का खुद का मतलब ही होता है मोर देन, एक्सीड का खुद का मतलब ही होता है मोर देन, तो आपको एक्स्ट्रा मोर देन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब सिंपली यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। आपका निबंध 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। ही इज़ द टॉलेस्ट दैन एनीबडी इन द स्कूल। ही इज़ द टॉलेस्ट दैन एनीबडी इन द स्कूल। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि यदि सुपरलेटिव यूज़ हो गया है तो वहाँ पे अदर या देन यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे तो आ गया है। अगेन यहाँ पे बी में एरर है, बट वो एरर क्या है? यहाँ पे सुपरलेटिव आ गया है और यहाँ पे देन लिखा हुआ है, तो देन को हटा दो यहाँ से। ही इज़ द टॉलेस्ट टू एनीबडी इन द स्कूल। ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ, टू नहीं, ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ, देन को हटा दो। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? हालांकि ये सब पूछता नहीं है कि क्या लिखेंगे क्या नहीं। यदि एरर स्पॉटिंग का तो सिंपली आपको बस ये रूल यदि याद हो गया तो आप सिंपली वहाँ पे टिक कर सकोगे। यदि जो सीजी व्यापम का जो ट्रेंड है वो बोलता है स्पॉटिंग द एरर, यानी कि 4 सेंटेंस दिया है और बोल रहा है कौन सा सेंटेंस सही है, तो आपको तो सेंटेंस भी पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन द स्कूल। ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन द स्कूल, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कुड यू प्लीज़ गिव मी एनी मनी टू बाई गुड। हमने अभी क्या पढ़ा है कि यदि कोई सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट कर रहा है, कुड यू प्लीज़ गिव मी एनी मनी,
तो यहाँ पे फिर एनी कहाँ से आ गया? हमने तो ये पढ़ा, डेफिनेटली हमने पढ़ा कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ पे एनी है, लेकिन हमने बट पढ़ा है, यानी कि एक्सेप्शनल केस पढ़ा है, और वो बोल रहा है कि यदि हमको किसी से रिक्वेस्ट करना है या कमांड देना है तो हम एनी को किससे रिप्लेस कर देंगे? हम एनी को सम से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? बी में एरर है, और वो एरर है कि एनी नहीं आएगा, सम आएगा, बस सिंपली, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर इज ओल्डर टू मी ऑल्दो ही लुक्स यंगर। यहाँ तो मैंने आपको आंसर ही बता दिया, यानी कि ब्लड रिलेशन है, मेरा भाई बोल दिया, तो ओल्डर कहाँ से आ गया? एल्डर आएगा। क्या आएगा? एल्डर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिटिल केयर ऑन योर पार्ट वुड हैव मेड यू मोर सक्सेसफुल देन योर फ्रेंड। आपके यहाँ पे आपको सेंटेंस, पहले सेंटेंस को समझो, क्या बोल रहा है, क्या ये सही है कि नहीं, मीनिंग क्या निकल रही है। यहाँ पे तो डेफिनेटली लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का केस है, लेकिन ये बोल क्या रहा है? लिटिल केयर ऑन योर पार्ट, आपके द्वारा किया गया कुछ प्रयास, वुड हैव मेड यू, क्या बना देगा आपको? अधिक क्या बना देगा? सक्सेसफुल बना देगा, अधिक सफल इंसान बना देगा। किसकी कंपैरिजन में? आपके फ्रेंड की कंपैरिजन में। आप यदि थोड़ी सी भी मेहनत करोगे, सिंपली यदि हम बोलते हैं, यदि तुम थोड़ी सी भी मेहनत करोगे ना, तो तुम अपने फ्रेंड की अपेक्षा ज़्यादा सफल बन सकते हो। ये वही सेंटेंस लिखा हुआ है। तो थोड़ी मेहनत जब बोल रहा है तो थोड़ी तो बोल रहा है ना, और यहाँ पे लिखा क्या है? लिटिल लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है? जब थोड़ी बोल दिया तो यानी कि आपको क्या यूज़ कर देना है? ए यूज़ करना है। थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करो, अपने ऊपर में थोड़ा तो ध्यान दो। लिटिल केयर, अपने ऊपर थोड़ा तो ध्यान दो, कि यदि तुम थोड़ा भी ध्यान दोगे अपने ऊपर तो तुम अपने फ्रेंड की अपेक्षा ज़्यादा सफल बन सकते हो। जब थोड़ा बोल रहा है और लिखा लिटिल है तो क्या हो जाएगा? ए लगाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, शी इज़ बेटर देन एनी गर्ल दैट स्टडीज़ इन अवर इंस्टीट्यूट। क्या लिखा हुआ है? शी इज़ बेटर देन एनी गर्ल दैट स्टडीज़ इन अवर इंस्टीट्यूट। अभी हमने क्या पढ़ा? यदि देन आया है तो अदर को आना है, देन आया है तो अदर को आना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? यूज़ कर लेते हैं, शी इज़ बेटर देन एनी अदर गर्ल। देन आया तो क्या लिखना है? हमको अदर लिखना है, तो बस अदर को यूज़ कर लो। यानी कि यदि आपसे बोलेगा कौन से पार्ट में एरर है, तो बी में एरर है। और यदि आपको सेंटेंस करेक्शन का पूछा तो आपको बस ये लिखना, ध्यान देना है कि देन आया है तो अदर तो आएगा ही, तो जिस भी सेंटेंस में अदर लिखा है बस उसको आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दिस नॉवेल इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन द बुक्स। द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दिस नॉवेल, अब आपसे बोल रहा है लेटेस्ट, नया, अभी वाला, लेटेस्ट एडिशन है ये, अभी आई हुई एडिशन, अभी आया हुआ प्रकाशन है ये। बोलते हो कि बुक खरीदने जाते हो, भैया हमको लेटेस्ट एडिशन देना, बोलते हो ना, तो ये क्या बोल रहा है कि द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दिस नॉवल क्या है? इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल। बहुत सारे लोगों को सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं एम्फेसाइज करके यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको समझना है इसको। ये बोल रहा है कि जो अभी आया हुआ द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दिस नॉवल इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल। इसका मतलब होता है यहाँ पे, कॉम्प्रिहेंसिव का तो मतलब होता है विस्तृत। क्या होता है? विस्तृत। द चैप्टर्स इन द बुक्स, इसका मतलब ये होता है कि ये बताना चाह रहा है कि जो अभी का एडिशन आया हुआ है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत है, वो सबसे ज़्यादा विस्तृत है। तो जो अभी का एडिशन आया वो सबसे ज़्यादा कैसे? अभी वाला तो पहले हो गया ना, अभी वाला तो पहले हो गया, तो तुमने कैसे पढ़ लिया? यानी कि यहाँ पे बोलने का मतलब है, यहाँ पे लेटेस्ट नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे लास्ट यूज़ होगा। द लास्ट चैप्टर, ऑल है। जब आप ऑल बोल रहे हो तो लेटेस्ट कहाँ से बोल दिए?
लास्ट आएगा। लास्ट क्यों आएगा? जब आपने पूरा पढ़ लिया तभी तो आप बता पा रहे हो ना कि ये जो लास्ट चैप्टर है वो सभी चैप्टर का निचोड़ है, तभी तो बता पाए हो। जो ये लास्ट चैप्टर है वो सभी चैप्टर का निचोड़ है। कि पहले ही बता दिए, कोई फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ लिया और बता दिए कि पूरा समरी जो है फर्स्ट चैप्टर में दिया, नहीं, जो लास्ट में दिया हुआ है वो सभी का विस्तृत रूप, यानी कि वो सभी चैप्टर्स का निचोड़ है। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? लास्ट आएगा। बार बार इसलिए बोल रही हूँ जिससे समझ में आए आपको कि लेटेस्ट, लास्ट, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है। फिर आता है शी वॉज नॉट पनिश्ड दो शी केम लेटर देन आई। शी वॉज नॉट पनिश्ड दो शी केम लेटर देन आई। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो लेटर है वो तो पोजीशन को बताता है, लेकिन ये यहाँ पे तो समय की बात कर रहे हैं कि शी वॉज नॉट पनिश्ड, उसको कोई दंड नहीं मिला जबकि वो मुझसे लेट आई है। जबकि वो मुझसे लेट आई, वो मुझसे बाद में आई, तो भी उसको कोई दंड नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो? समय यूज़ कर रहे हो, और ये तो आपको पोजीशन बता रहा है, यानी कि हाँ, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा लेटर। बाद में आई है वो आपसे, बाद में लेटर आएगा, ठीक है, लेटर नहीं आएगा। लेटर कहीं पे आया तो बस याद कर लेना कि मूवी का लास्ट का पार्ट जो है अच्छा नहीं लगा था, ठीक है। फिर आता है शी इज़ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ अवर क्लास। ये हमारी क्लास की सबसे अच्छी और खूबसूरत लड़की है। ये हमारी क्लास की सबसे अच्छी और खूबसूरत लड़की है। तो लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि सुपरलेटिव यदि एक बार आया है और केवल एक ही कॉमन नाउन को एडजेक्टिव क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, तो हमको क्या करना है कि दोनों जगह पे सेम डिग्री को यूज़ करना है। और यहाँ पे तो नहीं लिखा है, यानी कि शी इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट, शी इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट, बहुत सुंदर लड़की है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ अवर क्लास। शी इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट। ये रूल बोलता है कि यदि एक बार आया है तो उसको दोबारा यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिस आप ऐसे करना, बुक उठाना और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना, आपको क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे आपसे, ठीक है। क्योंकि आपको एडजेक्टिव में जो भी पढ़ना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया, एक्स्ट्रा कुछ रूल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आपके, यदि आपने इसको अच्छे से फॉलो किया है तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। स्पॉटिंग द एरर हो, चाहे एरर डिटेक्शन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ पे, यदि आप अच्छे से पढ़े हो तो क्लियर आपका हो गया होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग।